कि अवैध शराब का जो विक्रय होता है उसको भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग पकड़ लेते हैं, बिल्कुल, लेकिन पुलिस नहीं पकड़ पाती। क्या कारण देखते हैं? अब तो ये खुली बात है, पुलिस प्रशासन सत्ता के दबाव में काम करता है। जो उसको सत्ता में बैठे लोग हैं जो कहेंगे वो उनको मानना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा कारण है। बीच में मक्का 12 रुपया 11 रुपया किलो बिक रहा था, उसमें एक राशि नहीं आती। कहीं ना कहीं सरकार में बैठे लोग सब शामिल हैं। वन विभाग से आ रहा है, वन विभाग पकड़ेंगे तो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। पुलिस प्रशासन भी बेचारा क्या करे, पकड़ेगा तो छोड़ना पड़ेगा। मंत्री जी हैं, सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं। तो ये सब सत्ता में बैठे हुए लोगों का खेल है। तो यहाँ पे जो मैंने कह सकते हैं कि अवैध खनन जब सैया भय कोतवाल तो अब डर का है कब, इसी तरीके से बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे मेहमान हैं योगेश सराफ जी, जो कि नई जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस में आगे बढ़ रहे हैं, जो कि हटा ब्लॉक के अब अध्यक्ष के रूप में अब हमारे साथ हैं। और आज हम इनसे जानेंगे कि हटा विधानसभा किस प्रकार से उस सूखे को खत्म करेंगे, ये कैसे कांग्रेस लगातार पराजित होती आ रही है, 2 दशकों से अधिक का इंतजार है, उसको कैसे वो खत्म करेंगे, आज उनसे ही हम जानेंगे। योगेश जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल का और आपका भी स्वागत है। योगेश जी, सबसे पहले आपसे आपके शुरुआती सफर के विषय में जानते हैं कि जो आपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की तो कब हुई है शुरुआत आपकी? ये बहुत पहले, मैं 1992 के करीब में मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा। उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने एक निर्णय लिया था कि 18 साल के युवाओं को वोट डालने का अधिकार दिया था जी। उससे प्रेरणा लेकर कांग्रेस पार्टी हमने ज्वाइन की थी। और उस समय राजा पटेरिया जी का उपचुनाव चल रहा था, तो विद्याचरण जी शुक्ल हमारे रतन बजरिया में आए हुए थे। तो उनसे हम लोगों ने, उनके द्वारा कांग्रेस हम लोगों ने ज्वाइन की थी। तो जैसे कि आपकी शिक्षा के विषय में जानना चाहेंगे कि शिक्षा दीक्षा कितनी है, क्या पढ़ाई लिखाई की है आपने, उसके बारे में? मैं बैचलर हूँ, BA किया है मैंने। और परिवार में कौन कौन है ये जानना चाहिए? परिवार में हम माताजी पिताजी हैं, 3 भाई है, सबसे बड़ा मैं हूँ। मदला वाला भाई वो टीचर है, सबसे छोटे वाले नीलेश भाई हैं, वो दुकानदारी करते हैं। और पूरा बच्चे हैं सब तीनों भाइयों के। और हम लोगों का एक चूल्हा है, तीनों भाइयों का एक चूल्हा है। एक चूल्हे से हम लोगों का सबका खाना पीना एक साथ रहते हैं। एक साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि आप राजनीति में आए, राजनीति सफर शुरू हुआ, तो राजनीति ही आपका पेशा है या फिर कोई और पेशे से भी आप जुड़े हुए हैं? नहीं, वैसे तो हम खेती, इसके अलावा खेती हमारा शौक है जो हम करते हैं, लेकिन समाज सेवा करना और राजनीति करना मुझे ज़्यादा पसंद है। अब आपसे कुछ राजनीतिक बातें करते हैं क्योंकि एक नई जिम्मेदारी आपको मिली है, तो उसके बारे में जानते हैं कि ब्लॉक अध्यक्ष आपको बनाया गया है हटा का, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इस जिम्मेदारी को कैसे पूर्ण करेंगे, जो कि कांग्रेस ने एक आप पर विश्वास जताया है, तो उसको कैसे पूर्ण करेंगे? अभी कांग्रेस पार्टी ने जो विश्वास हम पे जताया है, तो सर्वप्रथम तो मैं सभी हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उन सबका, मैं राहुल गांधी जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और इस जिम्मेदारी को, चूँकि संगठन में अभी बहुत हमें काम करना पड़ेगा, बूथ लेवल तक जाना पड़ेगा, ग्राम पंचायत तक लेवल जाना पड़ेगा, अच्छे अच्छे लोगों को निकालना पड़ेगा। और हमें पहचान करनी होगी कि जो पहले हमारे कांग्रेसी परिवार थे, जो हमसे बिछड़ रहे हैं या छूट रहे हैं, तो उन सबसे मिल के उनको वापसी कांग्रेस में उनको सक्रिय करना पड़ेगा। आज हमारा दिन भर यही कार्यक्रम चला है। मैंने बहुत सारे जो हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी रहे हैं उन सबसे, उनके घर जाकर मुलाकात की है। और
नए युवाओं को भी जोड़ने का काम हमें करना पड़ेगा, महिलाओं को भी हमें कांग्रेस पार्टी से जुड़ के काम करना पड़ेगा और निश्चित रूप से हम सफल भी होंगे, क्योंकि हम सरल तरीके से लोगों को विश्वास में लेगी पार्टी में उनको लाएंगे। तो और आज कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से हटा विधानसभा में और हटा ब्लॉक में मांग भी कांग्रेस पार्टी की है। नहीं, तो जैसे कि आपने इतने वर्षों से देखा हटा में कि लगातार कांग्रेस चुनाव, विधानसभा का चुनाव हारती आ रही, क्या कारण देखते हैं कि लगातार चुनाव हार रही है? एक समय हुआ करता था कि कांग्रेस का ये गढ़ हुआ करता था, राजा पटेरिया जी के टाइम पे, हजारी जी के टाइम पर ये कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, और आज ये स्थिति है कि ये लगातार चुनाव हार रही। बिल्कुल। तो क्या कारण देखते हैं? देखो, इसमें कारण बहुत से हैं, लेकिन असली कारण तो ये है कि कहीं ना कहीं हम लोग की निजी गलतियां हैं। जितने यहाँ पर कांग्रेस परिवार हैं या कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम अपनी बात को सही तरीके से जनता के बीच में रख नहीं पा रहे हैं, हम अपनी विचारधारा को जनता के बीच में बोल नहीं पा रहे हैं। मुझे यही सबसे बड़ी कमी लगती है। तो क्या एक और चीज देखी गई है कांग्रेस में हटा क्षेत्र में कि एक गुटबाजी है या फिर अलग अलग खेमों में कांग्रेस बटी हुई है, क्या देखते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जब कोई एक चीज होती है तो उसको मांगने वाले 4-5 लोग होते हैं, तो वो किसी एक को ही मिलती है, तो बाकी लोग रहते हैं तो हल्की निराशा तो आती है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतनी बड़ी कोई आपसी गुटबाजी है लोगों में, और अंततः सब कांग्रेस के साथ ही खड़े होते हैं। बस ये कि हम अपनी बात को जनता के बीच में सही तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं। हाँ। तो जैसे कि एक सबसे बड़ी हम हटा क्षेत्र में एक समस्या देखते हैं रोजगार की, कि यहाँ का युवा वर्ग आज भी रोजगार के लिए बाहर पलायन करता है। यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं है। यहाँ पे एक समय हुआ करता था कि शिक्षा के लिए यहाँ पर नवोदय विद्यालय के लिए अलग से एक पहचान थी हटा की, और आज यहाँ पर उन्हीं छात्रों को, यहाँ के जो छात्र हैं उनको रोजगार नहीं मिल पाता, तो वो बाहर जा रहे हैं। क्या कारण देखते हैं कि यहाँ पे रोजगार क्यों नहीं मुहैया हो पाता? देखिए, कई वर्षों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लगातार यहाँ पे सांसद भाजपा का बनता आ रहा है, विधायक भी भाजपा के हैं, 2 मिनिस्टर हैं। तो इन लोगों का कभी सोच ही नहीं रहा कि युवाओं को कैसे रोजगार दें। बीच में 15 महीना की कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, तो उन्होंने गैसाबाद में एक सीमेंट फैक्ट्री दी थी। मेरे ख्याल से उसको 6-7 साल के करीब हो गया जी, और आज भी उस समय सीमेंट फैक्ट्री का काम मुझे लगता है कछुआ से भी कम उसकी चाल में चल रहा है। तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी, और जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो युवाओं का मेरे ख्याल से युवाओं को बड़ी गलत दिशा में ले जा रहे हैं। रोजगार में ना लगा के जो अवैध जुआ, सट्टा, शराब, इस तरीके का जो प्रोग्राम गांव-गांव में चल रहा है, तो उससे समाज का भी नुकसान हो रहा है और युवा हमारे सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। एक समय था कि मध्य प्रदेश के आप किसी भी ब्लॉक में चले जाओ जी, आपको शिक्षा कर्मी या संविदा शिक्षक हटा का लड़का मिल जाता था, और ये बिल्कुल तय है कि हटा के युवाओं में बहुत ज्यादा ताकत है, राजनीतिक रूप से भी ताकत है। कई लोग खेल के उसमें भी बहुत आगे गए हैं, और शिक्षा में तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि हर ब्लॉक में मध्य प्रदेश के आपको एक टीचर हटा का मिल जाता था। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार की जो है, वर्तमान में जो सरकार है, उनकी ये कमियां रही हैं कि हम बेहतर शिक्षा यहाँ के युवाओं को नहीं दे पाए। नहीं तो आज जो हम बात कर रहे हैं शिक्षा की, तो हो सकता था कि हमारे हटा विधानसभा के या हमारे हटा क्षेत्र के या दमोह जिला के जो नौजवान हैं वो कहीं ना कहीं IAS अधिकारी, IPS अधिकारी या बड़ी बड़ी पोस्टों पर होते। तो जैसे आपने अवैध शराब की बात की, तो एक चीज देखी गई है कि अवैध शराब का जो विक्रय होता है उसको भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग पकड़ लेते हैं, बिल्कुल, लेकिन पुलिस नहीं पकड़ पाती। क्या कारण देखते हैं? अब तो ये खुली बात है, पुलिस प्रशासन
सत्ता के दबाव में काम करता है। जो उसको सत्ता में बैठे लोग हैं जो कहेंगे वो उनको मानना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा कारण है। तो जैसे कि आपने गैसाबाद फैक्ट्री की चर्चा की, तो गैसाबाद फैक्ट्री के समय पर आपकी हटा विधानसभा से 2 विधायक हुआ करते थे कांग्रेस के। बिल्कुल। उन्होंने किसी कारणवश, अब जो भी कारण रहा हो, कि उन्होंने दल बदल किया और वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। एक समय हटा में कांग्रेस के 2 विधायक आए थे, और अब क्या कारण देखते हैं कि उन्होंने दल बदल किया और इस तरीके का आपके हटा के साथ विश्वासघात हुआ है? हटा के लोगों के लिए गौरव का समय था, और फिर एक ऐसा स्थिति बनी कि हटा विधानसभा के लोगों ने दल बदल कर दिया। देखिए, इस बात की पीड़ा तो है कि कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान किसी एक परिवार में दिया था और दोनों भाइयों को टिकट दी और वो चुनकर भी आए। अब ये उनका क्या निजी मामला था, क्या कारण थे, अब उस पर ज्यादा चर्चा करने का विषय अब बचा नहीं, क्योंकि अब वो हम लोगों से बहुत दूर चले गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब उनके विषय में कोई टिप्पणी मुझे करना चाहिए। अब ये तो ये कि उनका स्वतः उनका निर्णय है। अब आपसे ये जानते हैं कि एक और समस्या हमारे हटा क्षेत्र कहें, दमोह जिले कहें, या फिर कहें पूरे बुंदेलखंड में है, किसानों की समस्या। वो आज अपने अनाज को बेचने के लिए कहीं ना कहीं परेशान देखा जाता है। खादों के लिए वो लाइन में लगा रहता है। ऐसी कई समस्याओं से वो जूझता है, लेकिन सरकार कहती है कि वो किसान हितैषी सरकार है। नहीं, ये सरकार सरासर झूठ बोलती है। और ये मध्य प्रदेश की जो सरकार है, चाहे देश में वर्तमान सरकार है, ये घोषणाओं की सरकार है। पूर्व में भी मुख्यमंत्री जी थे आदरणीय शिवराज सिंह जी, वो भी हमेशा किसानों की लाभ की बात करते थे। अभी वर्तमान में जो मोहन यादव जी की सरकार है, वो भी किसानों की आमदनी की दुगनी की बात करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ नहीं। किसान वास्तव में भैया बहुत परेशान है। आप खुद जाके देख लो, अभी मक्का की फसल आई है, बीच में मक्का 12 रुपया 11 रुपया किलो बिक रहा था। उसमें एक राजश्री नहीं आती। हम राजश्री खाते नहीं है, नशा मुक्त है, लेकिन अब वो बीच में उदाहरण दे रहा है कि राजश्री नहीं आती, एक उद्योग की चीज नहीं आती, और एक किसान अन्नदाता जो अन्न उगा रहा है उसको उसकी कीमत नहीं मिल पा रही। तो अभी एक किसान के पास ज्वार रखी है। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री जी अभी कुछ दिन पहले उनका बयान आया था, वो बोल रहे थे कि हमें मोटे अनाजों की तरफ चलना चाहिए जी। तो किसानों ने लगाए, मक्का भी मोटे अनाज में आता है, झुंडी ज्वार जो बोलते हैं वो भी मोटे अनाज में आती है, बाजरा भी मोटे अनाजों में आता है, लेकिन इनकी कीमत मिल कहाँ रही है किसानों को? जी। दूर दूर तक किसानों को इनकी कीमत नहीं मिलती है। और सही समय पे जब किसान को खाद की जरूरत होती है, खाद नहीं मिलती। जब बिजली की जरूरत होती है, जब बिजली नहीं मिलती। आज सरकार को बिल्कुल जो अपने खेत में डीपी जो रखी जाती है या मोटर की सिंचाई होती है, उसको बहुत सरल उनको करना चाहिए। जी। सिंचाई के लिए कितने बांध हैं अपने यहाँ? पूर्व में जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय पंचम नगर योजना, जी, इस समय आदरणीय पटेल जी मिनिस्टर थे, तो पंचम नगर योजना अपने बुंदेलखंड में आई थी और उससे कई लाखों हेक्टेयर जगह सिंचित होनी थी। और शायद आप देखते हो कि हर गर्मी में जी इसमें अपना भदभदा में पानी आता है, ये उसी का देन है। लेकिन जब सरकार चेंज हुई तो उसने अपने हिसाब से काट पीट कर उसको छोटा कर दिया। तो जब किसान को अगर बकायदा पानी मिले, सिंचाई की व्यवस्था मिले, तो निश्चित रूप से एक साल में 3 फसल वो निकाल सकते हैं। तो उससे देखो किसान की भी आमदनी भी बढ़ेगी और शहर का व्यापार भी बढ़ेगा, और जो बेरोजगारी की बात है वो भी कम होगी। क्योंकि अपना जो अभी बेरोजगारी की जो बात हो रही थी, मूल रूप से अपना जो बुंदेलखंड है, अपना जो जिला है, वो 90% किसान पे ही डिपेंड, कृषि प्रधान है, उस पे ही डिपेंड है। लेकिन सरकार उसके लिए कर क्या रही? आज आप भावंतर में बेचने जाओ तो ट्रैक्टर की लाइन, मंडी में जाओ तो भ्रष्टाचार शुरू। जो सर्वेयर होते हैं बिना पैसे के किसानों का माल पास नहीं करते। आप ये बताओ कि
कोई भी एक फसल जब किसान लगाता है, उसे अपनी बच्चों भाई पाल पोस कर उसको बड़ा करता है, उसको मतलब जब वो पक के उससे हो जाती है, उसको काट के जब मार्केट में बेचने जाता है, तो फसल तो जमीन में ही उगाई, उसने बनाई तो नहीं। अब एक सर्वेयर कहता है कि तुम्हारा ये जो अनाज निकला है ये सड़ा हुआ है, या इसमें ये कमी है, या ये छोटा हो गया, तो इसमें किसान ने क्या किया? उसकी कोई गलती तो है नहीं। तो सरकार को एमएसपी जो कहलाती है भावांतर योजना में, या जो मूल्य निर्धारित करें जी, उस पर देना चाहिए। बात किसानों की आप करते हो, आज एक तय कर लें कि 6500 रुपया का हम चना खरीदेंगे, इतने की मूंग खरीदेंगे, और उस पर भी या आप लो। सही बात। तो हद तक हमारे जो पलायन हो रहा है उस पर भी हम अपन रोक लगा सकते हैं। जो हमारा युवा पढ़ लिख कर आज घूम रहा है, जैसे अभी बिहार में अभी आपने सुना होगा, एक सभा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का रील बनाने में व्यस्त है। अब ये सोचो कि हमारा युवा केवल रील बनाने में व्यस्त है, कहाँ जाएगा वो? उसके आने वाले जो बच्चे हैं, पीढ़ी, वो कहाँ जाएगी? जी, सही बात भाई, आप उसकी रोजगारों की बात ही नहीं कर रहे। तब तो कहीं ना कहीं अपने समय पास करने के लिए लगा है। पहले जियो सिम चली, उसने आपको फ्री में 6 महीने 1 साल आपको वो दिया, फ्री डेटा दिया, फ्री डेटा दिया। उसकी आदत लगा दी युवाओं को ना, और आप उसको कई गुना उसमें आप डेटा दे रहे हो, तो आपने आदत तो आपने ही लगाई ना, जिससे लोग रोजगार पे बात ना कर सकें, शिक्षा पे बात ना कर सकें। तो ये हमारे बैठे हुए जो सत्ता में लोग हैं, ये कहीं ना कहीं 100% उनकी ही कमियां हैं, जिससे हमारे क्षेत्र में ये चाहे रोजगार की बात हो, चाहे किसानों की समस्या की बात हो, तो ये उसी के कारण आ रही है। अब एक समस्या आपके यहाँ पे हटा विधानसभा में और देखी गई है, वो चाहे आपके यहाँ मड़ियादो बेल्ट हो, चाहे गैसाबाद बेल्ट हो, अवैध खनन का मामला काफी देखे जाते हैं। कई ऐसे ट्रैक्टर हैं जिसमें पत्थरों को खनन किया जा रहा है, ले जाया जाता है, कभी देखा जाता है कि रेत को ले जाया जा रहा है। तो ये जो अवैध खनन चलता है, इस पर लगाम क्यों नहीं लगती? देखिए, फिर वही बात आती है कि कहीं ना कहीं सरकार में बैठे लोग सब शामिल हैं। वन विभाग से आ रहा है, वन विभाग पकड़ेंगे, तो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। पुलिस प्रशासन भी बेचारा क्या करे, पकड़ेगा तो छोड़ना पड़ेगा। मंत्री जी हैं, सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, तो ये सब सत्ता में बैठे हुए लोगों का खेल है। तो यहाँ पे जो मैंने कह सकते हैं कि अवैध खनन जब सैया भय कोतवाल तो अब डर का है कब, इसी तरीके से बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और एक और चीज देखी गई कि आपके यहाँ पे कई बार केस की भी डर बना रहता है लोगों के ऊपर कि अगर कोई सवाल करता है तो उस पर फर्जी केस लादने के मामले भी सामने आते हैं। हटा विधानसभा में ये चीज नहीं देखी गई और लगातार देखी जा रही है। तो इसको कैसे देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सवाल करता है या कोई अपनी आवाज उठाता है तो उस पर केस लाद दिए जाते हैं? देखिए, प्रजातंत्र का मतलब ही है सवाल करना, और जिम्मेदार लोगों का उसको जवाब देना चाहिए। जवाबदेही, जैसे आप जब हम जनता के बीच में वोट मांगने जाते हैं और जब हम चुनकर आते हैं, तो हमारा जवाब कौन देगा? हम ही देंगे ना, जवाबदेही हमारी होगी। तो निश्चित रूप से जो बैठे हुए जिम्मेदार लोग हैं उनकी जवाबदेही बनती है। और अब फिर वही बात आती है कि ये लोग बैठे हैं, इनका क्या सोचना है। भाई, दमन करो जो नीति है कि आप सवाल ना कर पाए, हम किस तरीके से आपको कुचल के रख दें, ये इन लोगों का सिस्टम है। जैसे इटली का फांसीवाद आपने सुना होगा जी, कट्टरपंथी और दबाना, कुचलना, वही आज इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। जो फर्जी केस जो लादे जा रहे हैं, जैसे अभी आपने जो सवाल किया, मैं समझ गया, किसी एक पत्रकार महोदय जी के साथ ऐसी घटना हुई है, तो ये उसी का ही वो एक अंग है।
पत्रकार का आपने जिक्र किया तो एक छोटा सा प्रश्न जरूर जानना चाहेंगे कि राष्ट्रगान कितने समय का होता राष्ट्रगान पहले था 52 सेकंड का, अब हो गया 52 मिनट का। और राष्ट्रगान की एक अपनी मर्यादा होती है, सभी जगह उसको किसी भी समय उसको अपन सुना नहीं सकती। तो और राष्ट्रगान आज के समय में किसको नहीं आता, पहली के बच्चे, KG1 KG2 सभी बच्चों को राष्ट्रगान आता है। अब आपसे जानते हैं कि जैसे कि कई समस्याएं हमने हटा क्षेत्र में देखी, कुछ ऐसे गांव हैं जिनमें आज़ादी के बाद भी सड़क नहीं पहुंची, जैसे कि कुम्हारी बेल्ट में हम देखते हैं पंडा गांव है, चीलघाट गांव है, ऐसे कई गांव। क्या कारण है कि इतने वर्षों के बाद भी, आज़ादी कितने वर्ष हो गए हैं और फिर भी वहां तक सड़क नहीं पहुंची, सड़क मार्ग नहीं है, आज भी पगडंडियों के माध्यम से वहां का निवासी गांव गांव तक पहुंच रहा है, क्या कारण देखिए फिर अपन वही घूम फिर कर आते हैं कि 15-20 साल से जो लोग बैठे हुए हैं और आप जनता से उसी नाम पर वोट ले रहे हैं, तो उनको ये सारी चीजें करना चाहिए। लेकिन योगेश जी 20 साल के पहले जब कांग्रेस की सरकार थी वो भी वहां पे सड़क नहीं पहुंचा पाई। आपकी जी बिल्कुल, आपकी बात से हम सहमत हैं। देखिए 20 साल पहले जो बजट था और आज जो बजट है जी, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और 20 साल पहले या उसके पहले हमारे देश में कितनी नई चीजें हुई। आज आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, ये किनकी देन है? आज अपन मोबाइल चला रहे हैं, ये किसकी देन है? आज अपन कंप्यूटर में बैठकर करोड़ों नौकरियां आप दे रहे हो, तो किसकी देन है? कहीं ना कहीं राजीव गांधी जी की सोच, कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सोच, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की सोच रही है। तो लगातार काम चल ही रहा था और प्रयास जारी था। अब चेंज हुई है, तो अब ये इनका विषय है कि ये क्यों नहीं कर पा रहे जनता के बीच में काम। तो एक हटा क्षेत्र में अगर हम जाने कि हटा जो नगर है, यहाँ पे ऐसा कुछ क्या बदलाव होना चाहिए योगेश जी के अनुसार, कि यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी मांग क्या है, कि क्या यहाँ पे होना चाहिए जो कि जरूरी है? देखिए सबसे पहले तो बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं होनी चाहिए। आज बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हटा में नहीं है, ये बात बिल्कुल हम सब स्वीकार करते हैं। और उसके साथ बेहतर शिक्षा व्यवस्था भी होना चाहिए, क्योंकि पूर्व में मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे क्षेत्र के जो युवा हैं, शिक्षाकर्मी या संविदा शिक्षक पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में आपको मिल जाते थे। तो अगर बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य होगा तो निश्चित रूप से हमारे शहर का बड़ा विकास होगा। और रोजगार की भी एक बहुत बड़ी कमी है। इसके लिए कमलनाथ जी की सोच थी तो एक फैक्ट्री आई है, लेकिन हमारे क्षेत्र में कई खनिज व्यवस्थाएं हैं जिनको अपन बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा सकते हैं या कई ऐसी चीज ला सकते हैं जिनसे ये युवाओं को रोजगार मिले। अगर अपन किसान को ही अच्छा तरीके से संपन्न करने की व्यवस्था बनाए, जैसे आप नहर लाएं, सिंचाई की व्यवस्था ठीक से करें, उनकी जो खाद है, बीज है, उनमें सब्सिडी दें, समय से पहुंचाएं, तो भी हमारे क्षेत्र का विकास हो सकता है। लेकिन सरकार की ऐसी कोई मंशा मुझे लगती नहीं है। आज हमारे शहर में बहुत से ऐसे व्यापार हैं जो व्यापारी बहुत लगन लगा के बैठे हैं, लेकिन ग्राहक नहीं है। अब ग्राहक नहीं है, ग्राहक क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। तो ये सब चीजें हैं कि इनको सोचना पड़ेगा कि हम अपने शहर के लिए बेहतर रोजगार की व्यवस्था कैसे दें, बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे दें। आज एक कॉलेज है हमारे यहाँ, जब स्वर्गीय
राघवेंद्र सिंह हज़ार जी लेकर आए थे, राघवेंद्र सिंह कॉलेज जी। ना, गर्ल्स कॉलेज आज भी नहीं है। तो इतने सालों में ये गर्ल्स कॉलेज नहीं लेके आ पाए। आज अस्पताल में प्रसव पीड़ा में आपको 90% दमोई जाना पड़ता है, महिला डॉक्टर नहीं है। महिला डॉक्टर है लेकिन वो MBBS डॉक्टर है, लेकिन स्पेशलिस्ट महिला डॉक्टर नहीं है। तो यहाँ से हटा में ये व्यवस्था नहीं है कि यहाँ से मरीजों को आपका दमू जाना पड़ता है, बिल्कुल दमोई जाना पड़ता है, रेफर कर दिया जाता है। रेफर कर दिया जाता है। जब यहाँ पे जो अनुभव वाली जो सिस्टर हैं वो अगर नहीं करा पाती, क्योंकि बहुत सा हमारे जो अनुभव सिस्टर हैं वो बहुत सा काम यहाँ कर लेती हैं, जब नहीं हो पाता तो उन्हें उनको रेफर करना पड़ता है दमों। और अभी आप देख रहे हैं, अभी अखबारों में के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से आप हमें जानकारी मिली, आपको भी जानकारी होगी कि अभी 2 प्रसव पीड़ा तो बाहर ही हो गई रास्ते में, जबकि 2 बड़े मिनिस्टर हैं भारत में, सरकार में सांसद महोदय जी हैं, 4 विधायक उनके पास हैं। डबल इंजन की सरकार। हाँ बिल्कुल डबल इंजन की सरकार है। तो योगेश जी, आपसे अंतिम प्रश्न कि जो आपने बताया इन सब चीजों के विषय में और काफी कई विषय आपने बताए, क्या योगेश जी भविष्य में चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे? अगर परिसीमन में जनरल सीट होती है या फिर OBC सीट होती है परिसीमन के बाद, तो क्या कभी चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे 2028 में? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है लेकिन बेबुनियाद भी है, क्योंकि अभी हमें काम दिया गया है संगठन का। तो हमें जो काम दिया गया है वर्तमान में, हमें उस काम को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से करना है। 2028 में सीट सामान्य होती है या रिजर्वेशन रहता है, ये उस समय की बात है। अगर रिजर्वेशन होता है तो पार्टी तय करेगी, और अगर सामान्य सीट होती है तो पार्टी तय करेगी, जिसको भी टिकट देगी हम लोग अपनी जी जान से उसके लिए काम करेंगे। और आप पता करना, पहले भी कांग्रेस पार्टी की टिकट जिसको मिली, हम लोगों ने और हमारी सभी साथियों ने पूरे जी जान से कांग्रेस पार्टी का काम किया है। और मुझे विश्वास है कि 2028 में जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी रहेगा उसको हम लोग 100% जीत दिला के रहेंगे। तो योगेश जी, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद। तो हमारे साथ थे योगेश सराफ जी, जो कि ब्लॉक कांग्रेस हटा के अध्यक्ष हैं। अब देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि नई जिम्मेदारी के साथ वो आगे बढ़ने वाले हैं। अब नई जिम्मेदारी उनको मिली है तो क्या वो हटा विधानसभा में जो कि कांग्रेस का सूखा चल रहा है उसे समाप्त कर पाते हैं? 2028 की तैयारी में वो लग गए हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं, अनुभवी कांग्रेसियों के बीच में जा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि जिन मुद्दों पर हमारी चर्चा हुई, उन मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच में कितना सफल होते हैं।